मेरी शादी एक 16 साल की तलाक याफ्ता लड़की से हुई। उस लड़की का 1 साल का बेटा भी था। मैंने तरस खाकर उस लड़की से शादी कर ली, मगर शादी के बाद पता चला कि उसका बेटा उसके पहले शोहर की औलाद नहीं है, बल्कि वो उसकी नाजायज औलाद है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसका माजी समझकर भूल गया, क्योंकि अब वो तहज्जुद गुजार बन चुकी थी। मैं उसे देखकर खुश होता, वो मेरा बहुत ख्याल रखती और रात के वक्त इबादत में मसरूफ हो जाती। एक रात बच्चे के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर बीवी को देखा तो मेरी रूह लरस गई। वो तो मेरे वालिद मेरे बचपन में ही फोत हो गए थे। हमारी माँ ने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा था। मुझसे छोटी एक बहन भी थी, और जब तक मैं काम करने के काबिल हुआ, अम्मा बीमार होकर चारपाई पर पड़ चुकी थीं। बहन की शादी करना मेरी जिम्मेदारी थी। उसकी पढ़ाई और उसकी शादी के चक्कर में मेरी शादी की उम्र निकल गई थी, और अब मैं 32 साल का हो चुका था। माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मुझे मालूम था कि अब कोई मुझे उम्र रसीदा ही मिलेगी। लेकिन एक दिन माँ ने बताया कि एक जगह मेरा रिश्ता देख कर आई हैं। लड़की सिर्फ 16 साल की है, लेकिन गुर्बत की वजह से उसके माँ बाप ने उसकी बहुत जल्दी शादी कर दी थी। अब उसका 1 साल का बेटा है और उसे तलाक हो चुकी है। लड़की की उम्र का सुनकर मुझे झटका लगा, लेकिन वो माँ की पसंद थी, इसलिए मैं चुपचाप राजी हो गया और निहायत सादगी से मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी अपनी उम्र के मुताबिक बिल्कुल मासूम सी थी और खूबसूरत भी। उसका बेटा बहुत प्यारा था और मुझे तो बच्चे वैसे ही बहुत पसंद थे, इसलिए मैं उसके बेटे को अपने साथ लेकर आया था। मेरी बीवी ने आते साथ ही पूरा घर संभाल लिया था। मेरी और मेरी माँ की खुले दिल से खिदमत करती थी। उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद गुजार भी थी। मैं तो उसे देखकर खुश होता कि न जाने मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है कि इतनी कम उम्र बीवी और इतनी खूबसूरत और फर्माबरदार बीवी इस उम्र में मुझे मिलना एक मौजज़ा था। वो एक बेटे की माँ और तलाक याफ्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बहुत खुश था। घर की तरफ से इत्मीनान होने के बाद मैं डबल शिफ्ट में जॉब करने लगा था और घर के हालात बेहतर होने लगे थे। मेरी जिंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी और मैं अपनी जन्नत में बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन मेरी खुशियों को गिरहन उस वक्त लगा था जब एक दिन मेरा बहुत पुराना दोस्त हमारे घर पर आया। वैसे तो मेरी बीवी पर्दा करती थी, लेकिन उस दिन अचानक से वो टीवी लाउंज में आ गई और सामने ही मेरा दोस्त बैठा था। उसकी नजर मेरी बीवी पर पड़ गई। मैं जानता था कि मेरा दोस्त थोड़ा बहुत अयाश तबीयत का है। उसने मेरी बीवी को देखते ही मुझे कहा कि क्या ये तुम्हारी बीवी है। मैंने उसे बताया कि हाँ, ये मेरी बीवी है, क्योंकि मैं तो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी की तारीफ और मिसालें देता रहता था। उसने कहा कि तुम इसी बीवी के किरदार की मिसालें देते हो, तुम जानते भी हो ये कौन है। मैंने पूछा कि कौन है, तो उसने कहा कि ये एक तवाइफ है, इसकी कोई शादी नहीं हुई, जो ये बच्चा इसके साथ है ये भी नाजायज ही होगा। मुझे उस पर यकीन न आया, क्योंकि मेरी बीवी तहज्जुद गुजार और पर्दे की पाबंद थी और ये बात मैं अपनी बीवी से नहीं पूछ सकता था। मैंने दोस्त को कहा कि वो अपनी बात साबित करे। वो मुझे साथ लेकर अपने एक दोस्त के पास गया और कहा कि इसको अपनी बीवी की तस्वीर दिखाओ। मैंने जब अपनी बीवी की तस्वीरें दिखाई तो उसने फौरन कहा कि हाँ, ये तो फलां इलाके की तवाइफ है, कमाल का डांस करती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी माजी में तवाइफ रही थी। तवाइफ के बच्चे नाजायज ही हुआ करते हैं, वो बच्चा भी नाजायज ही होगा। लेकिन मैंने अपनी बीवी से इस मौजू पर कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने उसे दिल से माफ कर दिया था। जो कुछ हुआ वो उसका माजी था। अगर वो तवाइफ का काम करके भी आई थी, उसका कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन मुआशरे ने उसे वहां रख दिया होगा। मैं दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं लाया था। मैं तो पहले ही उसका ख्याल रखता था। वो बहुत ही छोटी सी उम्र में इतना कुछ सह कर आई थी और मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था। लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ। कभी कभी मुझे उसका माजी याद आता था, लेकिन फौरन ही उसको अपने दिमाग से झटक देता और दिमाग किसी और बात में लगाने की कोशिश शुरू कर देता। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे और इन 6 माह में उसको किसी एक हरकत से भी मशकूक नहीं पाया था। मैंने अपने दोस्तों को भी सख्ती से मना कर दिया था कि अगर तुम लोग उसके बारे में कुछ जानते भी हो तो किसी से मत कहना कि मैं उसको माफ कर चुका हूँ। उन्होंने भी मेरे इस अमल को सराहा था
کہ ایسا دل ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی تھی۔ میری بیوی اکثر رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتی تھی تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ شروع میں اکثر ایسا ہوتا، وہ بستر سے اٹھتی تو میری آنکھ کھل جاتی، لیکن اب مجھے عادت ہو گئی تھی، اس لیے بستر سے اٹھنے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تہجد ادا کرنے جاتی ہے۔ ایک دن مجھے بہت زیادہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو بستر پر بیوی اور بیٹا دونوں نہیں تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بیوی ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میرے دماغ میں آیا بچہ اس لیے رو رہا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہوگی اور اس کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور وہ رو رہا ہے، مجھے جا کر اسے چپ کروانا چاہیے۔ میں فوراً بستر سے اٹھا، تب تک بچہ خاموش ہو چکا تھا۔ میں اٹھ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بچے کو اپنے پاس لے آتا ہوں تاکہ وہ سکون سے اپنی نماز ادا کر سکے، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازے سے بنے ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بجاتا، مجھے لگا جیسے کسی نے میری ناک پر اپنا رومال رکھا ہوا ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا اور ہمیشہ کی طرح میرے کام پر جانے کا وقت ہوا تھا۔ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی اور نہ ہی بیٹا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آیا تو معمول کے مطابق بیوی ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کا بیٹا میری ماں کے پاس لیٹا ہوا کھیل رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا ساتھ والے کمرے میں گیا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ رات کو تم کہاں تھی اور تمہارے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ اس نے کہا کہ کس کمرے میں؟ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہی تھی اور پھر صبح کی نماز پڑھ کر اب ناشتہ بنا رہی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر جھوٹ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ مجھے سچ میں لگنے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا وہی باتیں جو میرے دوستوں نے مجھے بتائی تھیں بار بار میرے دماغ میں آتی ہیں اور میں ان کو جھٹک دیتا ہوں۔ یہ باتیں میرے لاشعور سے نکل کر مجھے خواب کی صورت میں نظر آئی ہوں گی۔ میں اس وقت تو مطمئن ہو گیا، لیکن دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگر وہ خواب ہوتا تو پھر وہ میرے منہ پر رومال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، زبانی کلامی بات تھی اور میں اپنے وقت سے اٹھا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہوتا تو اپنے وقت سے تو نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مجھے کبھی لگتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کبھی لگتا تھا کہ وہ سب سچ ہے۔ اسی سوچ میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں کام سے گھر آیا تو ماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی اور بچہ اپنی خالہ کی طرف گئے ہیں۔ میری بیوی کے میکے میں صرف اس کی ایک خالہ تھی۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کی خالہ بیمار رہتی تھی۔ وہ بھی بڑی پردے دار اور نماز روزے کی پابند خاتون تھی۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن جب 2-3 دن گزر گئے اور میں اپنی بیوی کو لینے گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی خالہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس لیے وہاں ہے۔ میں بھی اس کے بغیر ڈسٹرب ہو رہا تھا اور وہ اپنی خالہ کو بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں ضد کر کے ان دونوں کو ہی اپنے گھر لے آیا۔ اس کی خالہ بھی میری ماں کی طرح تھی۔ میں بیوی اور اس کی خالہ اپنے ساتھ لے آیا تاکہ میری بیوی ایک ہی گھر میں دونوں کی اچھے سے خدمت کر سکے۔ میری بیوی کو یہ بات اچھی لگی، لیکن خالہ کسی صورت آنے پر تیار نہ تھی، لیکن ہم ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اب ان کو گھر لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اکثر ہی دونوں خالہ بھانجی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میری بیوی ماضی میں ایک طوائف رہ چکی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اس کی خالہ کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہی ہوگا، کیونکہ خالہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کچھ سال پہلے مر گئے ہیں اور ان کی موت کی وجہ سے ہی اس کا پہلا نکاح جلدی کرنا پڑا تھا، اور اس کی خالہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی ہے۔ یہ طلاق کے بعد خالہ کے گھر واپس آ گئی تھی اور وہیں رہتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتی تھیں، کیونکہ اس کی خالہ اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ جو اس عمر میں خوبصورت ہو وہ جوانی میں کیسی ہوگی، یہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا وہ دونوں کا ماضی تھا۔ اب مجھے ان کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور اب حال میں وہ دونوں بہت ہی پردے اور دیندار خواتین تھیں اور یہی ان کی پہچان تھی۔ میری بیوی ہر ماہ
2 दफा लाजमी खाला से मिलने जाया करती थी, लेकिन खाला के यहाँ आने के बाद वो फिर भी हर महीने 2 दफा लाजमी उनको साथ लेकर कभी शॉपिंग और कभी अस्पताल के नाम पर बाहर चली जाती थी। अगर मैं कहता कि मैं ले जाता हूँ तो वो दोनों ही इनकार कर देती। नहीं, हम लोग चले जाएंगे, आप अपना काम करें। पहले तो 1-2 माह मैंने इस चीज पर गौर नहीं किया, लेकिन जब तीसरे महीने एक दिन मैं खुद बहुत बीमार था और खाला बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे अस्पताल जाना था और मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे साथ अस्पताल चले, लेकिन उसने कहा कि आज मेरे साथ अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि आज उसने बाजार जाना है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि बाजार जाना ज्यादा जरूरी है या शोहर की सेहत ज्यादा जरूरी है। जब मैंने उसकी इस बात पर गुस्सा किया तो वो मेरे साथ अस्पताल चली गई और बेटा खाला और मेरी माँ के पास छोड़ गई। हम लोग अस्पताल से वापस आए तो मेरा बेटा और खाला दोनों नहीं थे। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मालूम हुआ कि वो बाजार गई हैं और साथ मेरे बेटे को भी ले गई हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बुजुर्ग खातून क्यों मेरे बेटे को साथ लेकर गई हैं। वो बाजार में बच्चा संभालेंगी या खरीदारी करेंगी, और फिर उन्होंने आज जरूरी बाजार जाना था क्या? एक दिन सब्र नहीं कर सकती थी क्योंकि कल तो मेरी बीवी उनके साथ जा सकती थी, लेकिन हर बंदा अपनी मर्जी का खुद मालिक है, इसलिए मैं खामोश हो गया। जब शाम को वापस आई तो उन्होंने कुछ खास खरीदारी नहीं की थी और जो चीज भी खरीदी थी वो सब मेरे बच्चे के लिए खरीदी थी। मुझे उनकी मोहब्बत पर बहुत प्यार आया कि वो इतनी मुश्किल से मेरे इस बच्चे को साथ लेकर बाजार गईं और मेरे बच्चे के लिए हर चीज खरीद कर ले आईं। उन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं खरीदा था, लेकिन मैंने फिर भी उन पर गुस्सा किया कि वो इस उम्र में अकेले क्यों बाजार चली गई थी। कल मेरी बीवी के साथ भी तो जा सकती थी। उन्होंने कहा कि बस उनका दिल घबरा रहा था इसलिए वो चली गई थी। मैंने इस बात को नॉर्मल ही लिया क्योंकि बुजुर्गों के साथ ऐसा हो जाता है। कभी कभी घर में बैठे बैठे उनका दिल नहीं लगता। मेरा बेटा भी उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था और अब वो चाहती थी कि वो अपने घर वापस चली जाएं। सारी जिंदगी तो हमारे साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन मुझे और मेरी माँ दोनों को ही उनकी आदत हो गई थी और हम नहीं चाहते थे कि खाला वापस घर जाएं क्योंकि बीवी तो काम में मसरूफ रहती और मेरी माँ अकेली बोर हो जाती थी और वो दोनों बैठकर बातें करती रहती, बच्चे को खिलाती रहती। इसलिए मेरी बीवी बहुत इजी हो गई थी और मेरी माँ भी बहुत खुश थी। जब हमने जिद की कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह लें, तो फिर बहुत मुश्किल से खाला ने हमारी बात मान ली, लेकिन उससे अगले हफ्ते एक बार फिर उनको शौक चढ़ गया कि उन्होंने अपने घर जाना है और वहां से सफाई करके आना है, और मेरी बीवी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी कि घर जाकर उन्हें सफाई करके आना चाहिए। खाला सुबह ही मेरे बेटे को लेकर अपने घर चली गई। उस बच्चे को ही मैं अपना बेटा समझने लगा था, इसलिए शाम को उनको लेने गया तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो दोनों कहाँ चले गए थे? खाला ने कहा था कि वो शाम तक अपने घर में रहेंगी, मगर घर पर तो ताला लगा हुआ था। मैंने गौर करना शुरू किया तो दोनों ही मुझे मशकूक लगने लगे क्योंकि वो महीने की हमेशा 2 मखसूस तारीखों को घर में नहीं हुआ करती थी। 3 से 4 घंटों के लिए कहीं न कहीं चली जाया करती थी और कहाँ जाती थी ये मुझे मालूम नहीं था। मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए या यहीं उनका इंतजार करना चाहिए। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आई और मेरी बीवी और खाला उस गाड़ी में से निकले और मुझे अपने घर के आगे खड़ा देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ थीं और ये गाड़ी वाला कौन है। मेरी बीवी तो कुछ ना बोली, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन उसकी खाला ने कहा कि वो नहीं जानती ये कौन है। उन्होंने तो इससे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन झूठ की वजह से उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उस लड़के के चेहरे पर भी परेशानी से हवाइयां उड़ने लगी। मैंने लड़के को गाड़ी से पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतारा। उसी दौरान खाला घर का ताला खोल चुकी थी। मैं उसे पकड़कर अंदर ले आया। मैंने पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या खेल चल रहा है। इससे पहले मैंने उनको बताया कि मैं जानता हूँ आप दोनों का माजी और मुझे इसका सबूत भी मिल चुका है, लेकिन मुझे माजी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों के माजी को भुला दिया था क्योंकि अभी जो लोग आप हो मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन अगर आप लोग आज भी मुझसे छुप कर अपना माजी दोहरा रही हो तो मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। मुझे सच बता दें, मैं खुद आपकी दुनिया से चला जाऊंगा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें अभी फारिग कर सकता हूँ।
वो रोने लगी और उसने कहा कि नहीं, कि आपको बिल्कुल गलत फहमी हुई है, जो कुछ आपने देखा है ये सच नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि फिर मुझे बताएं कि सच क्या है, जो भी सच है पूरा खोलकर मेरे सामने रखें। अगर आपने मुझे सच ना बताया तो मैं इधर उधर से हकीकत मालूम कर लूंगा और फिर मैं जो सजा आपको दूंगा आप सोच नहीं सकते। मेरी इस बात पर मेरी बीवी रोने लगी और उसने बताया कि वो एक तवाइफ थी, उसका बाप बचपन में मर गया था और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसका दूसरा बाप शराबी और जवारी किस्म का था। उसकी माँ को एक जगह जुए में हार गया था और उसके बाद ये अकेली रह गई थी। तब उसने उसे भी कोठे पर फरोख कर दिया था। वहाँ पर क्योंकि ये कम उम्र थी, उसे सिर्फ डांस करवाया जाता था। कम उम्र होने की वजह से उसमें लचक भी बहुत थी और ये बहुत जल्दी डांस सीख गई थी और वहाँ रक्स किया करती थी। और ये खाला वहीं उसी कोठे पर उस वक्त की सबसे उम्र रसीदा तवाइफ थी। सब उसकी इज्जत करते थे। वो डांस वगैरह तो नहीं किया करती थी, लेकिन रहती कोठे पर ही थी। एक दिन उस कोठे पर एक लड़की लाई गई जिसको बेचने के लिए उसका ससुर आया था। वो तो लड़की बेचकर चला गया, लेकिन वो लड़की अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। खाला ने उस लड़की से जाकर पूछा कि उसका ससुर उसे क्यों बेचकर गया है और उसका शोहर कहाँ है। तो उसने बताया कि उसने अपने शोहर से भागकर शादी की थी। उसका शोहर एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, जबकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। अब उसके ससुर ने सजा के तौर पर खुद उसको अगवा करवाया है और कुछ दिन वीरान जगह पर रखने के बाद यहाँ फरोख कर दिया है। उसका शोहर तो जानता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। उस लड़की ने बताया कि वो हामला भी है। कोठे की नायिका का इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। उसने उस लड़की के पैसे दिए थे और वो पैसे वसूल करने पर ही यकीन रखती थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि लड़की हामला है तो उसे इतनी झूठ दे दी कि वो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसे काम पर नहीं लगाएगी। और फिर उस लड़की ने कुछ माह बाद एक प्यारे बिसे बेटे को जन्म दिया। लेकिन इससे पहले ही ये जो खाला है ये नायिका से बात करके अलग घर में रहने लगी थी, क्योंकि अब खाला काम करने के काबिल नहीं थी। इसलिए वहाँ रहे या अलग घर में कोठे की मालकन यानी नायिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब खाला अलग रहने लगी तो उन्हीं दिनों में सीढ़ियों से गिरकर पांव तुड़वा बैठी थी, जिसकी वजह से मैं जानबूझकर लंगड़ा कर चलती थी और डांस नहीं करती थी। कोठे वालों का मुझ पर खर्च बहुत हो रहा था और मैं जानबूझकर ठीक नहीं हो रही थी। इसी वजह से कोठे से मुझे निकाल दिया गया और मैं यहाँ पर खाला के पास आ गई। और ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं किसी भी तरह उस कोठे से जान छुड़वाना चाहती थी। मेरा कोई पाँव नहीं टूटा था, मैं बिल्कुल ठीक थी। और जिस दिन उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो हमने वो बेटा वहाँ से उठा लिया और उसकी जगह मुर्दा बच्चा रख दिया था। और ये बच्चा जो अब मेरे पास है, हकीकत में वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि उस औरत का बेटा है। मैं और खाला जो महीने के 2 मखसूस तारीखों में कुछ घंटे के लिए गायब हो जाती हैं, तब हम लोग इस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाने ले जाती हैं। वो एक मखसूस पार्क में आती है और अपने बेटे से मिलती है। ये कपड़े, खिलौने और हर चीज वो ही देती है। और अब हम उसके शोहर की तलाश में हैं। और ये जो लड़का है ये उसी कोठे का ड्राइवर है और ये हमारे प्लान में शामिल था। और जिस रात आपने मुझे कमरे में किसी के साथ देखा था वो इस बच्चे की माँ थी और आपके नाक पर रुमाल रखने वाला ये वही लड़का है। और ये अब उस औरत को मखसूस वक्त पर ले आता है और वापस ले जाता है। इस तरह किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैंने इस लड़के से तस्दीक की तो उसने बताया कि ये सब सच कह रही हैं। मुझे खुशी हुई कि मेरी बीवी और उसकी खाला एक बुरी जगह रहते हुए भी अच्छा दिल रखती थीं और उन्होंने एक जायज बच्चे को एक गलत धंधे वालियों की चक्री के लिए नहीं छोड़ा था। अगर मेरी बीवी झूठ बोलकर उस बच्चे को अपना नाम ना देती तो ये बच्चा आज कोठे पर तबला बजा रहा होता। मुझे खुशी थी कि मेरी बीवी ने अपनी जान भी बचाई और इस बच्चे की जान भी बचा ली थी। लेकिन उस औरत के साथ मुझे भी हमदर्दी हो रही थी जिसका बच्चा हमारे पास था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो मुझे बताएं कि वो किस खानदान की बहू हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। उन्होंने जब मुझे तफसील बताई तो मैं हैरान रह गया कि उसका शोहर तो वही था जिसकी कंपनी में मैं जॉब करता था। मैंने दूसरे दिन जाकर अपने बॉस को सारी तफसील बता दी और वो अपनी बीवी की तलाश में पागल हो गया था। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो रकम अदा करके बीवी को वापस ले आया
اور ان لوگوں نے ہم سے بیٹے کا مطالبہ بھی کر لیا، مگر اب مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم بچہ واپس تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ بچہ واپس کر دیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بھی اولاد کی خوشخبری دے دی تھی۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ خالہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہیں، انہیں بھی کوٹھے پر بیچا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تو برباد کر دی، مگر میری بیوی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔